जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। मिलेट यानी मोटा अनाज हा पोषक तत्व ले भरपूर होथे। येला हमर खान पान मा उपयोग कैसे करन जेकर ले हमन हा शारीरिक रूप ले स्वस्थ रह सकन, ये संबंध मा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे बर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के प्राध्यापिका डॉक्टर अरुणा ओझा जी ला। डॉक्टर अरुणा जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्ते। डॉक्टर अरुणा जी, ये वर्ष ला अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जावत है, ता आखिर मिलेट्स या मोटा अनाज होथे का? मिलेट्स भी एक तरह का अनाज है, जैसे चावल और गेहूं अनाज है, उसी तरह मिलेट्स भी अनाज है। जो छोटे आकार का अनाज होता है उसको हम मिलेट्स बोलते हैं। इसे छोटा अनाज या मोटा अनाज भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको तृण धान्य या शुद्र धान्य भी कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है और केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी इसके उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर अरुणा जी, मोटा अनाज ला प्राचीन अन्न घलो कहे जाथे। प्राचीन समय ले हजारों वर्ष पहली ले लोगन मन हा यही मोटा अनाज के उपयोग करत रही से और स्वस्थ रहत रही से। आयुर्वेद हा घलो हमर प्राचीन चिकित्सा पद्धति हरे। आयुर्वेद और मोटा अनाज हा कैसन एक दूसरा ले संबंधित है? बिल्कुल सही कहा आपने। मोटे अनाज का इतिहास बहुत पुराना है और करीब 10,000 वर्ष पहले से मोटा अनाज न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में ये सभी जगह इसका उपयोग किया जाता रहा है। मिलेट्स हमारे लिए या हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। इसका उपयोग कई वर्षों से हमारे देश में हो रहा था और यदि हम 70-80 साल पहले का भारत देखें तो यही मोटा अनाज उस समय हमारे भोजन का मुख्य भाग हुआ करता था। आयुर्वेद और मोटे अनाज के संबंध की बात यदि हम करें तो आयुर्वेद में मोटे अनाज का वर्णन शुद्र धान्य या तृण धान्य के रूप में कोदो, सांवा, कंगनी और भी जो दूसरे मिलेट्स हैं उनका वर्णन मिलता है। इस मोटे अनाज का उपयोग हम स्वास्थ्य वर्धन के लिए, कई तरह की बीमारियों को रोकने के लिए और व्याधियों में चिकित्सा के लिए भी करते हैं। डॉक्टर अरुणा जी, स्वस्थ व्यक्ति ला अपन सेहत ला बनाए रखे खातिर मोटे अनाज ला कैसन ढंग ले अपन भोजन में शामिल करना चाहिए? मोटा अनाज या मिलेट्स हमारे भोजन का ही एक भाग है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित रखे, शरीर के साथ मन को भी पोषण दे, यानी उसमें वो सभी तत्व मौजूद हों जिनकी हमारे शरीर को हर दिन जरूरत होती है। भोजन से शरीर को समुचित पोषण मिले, इसके लिए केवल पोषक तत्व को लेना जरूरी नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे पहली चीज है कि हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर हो जो हमें मिलेट्स के रूप में मिलता है। दूसरा, उसको उपयोग करने का सही तरीका हमको मालूम होना चाहिए, यानी उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाए, किन चीजों के साथ मिलाकर खाया जाए, किस तरह पकाया जाए, कितनी मात्रा में खाया जाए और उसके खाने का सही समय क्या है, ताकि पोषक तत्व हमारे शरीर को आसानी से उपलब्ध हो सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा शरीर भी इस तरह से होना चाहिए जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके, यानी उसकी बायो एक्सेसिबिलिटी या बायो अवेलेबिलिटी समुचित हो। पोषक तत्व से पूरा पोषण हमें तभी मिलेगा जब उसका डाइजेशन अच्छे से होगा और ये निर्भर करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। इसलिए हमारी जठराग्नि प्राकृत होनी चाहिए ताकि डाइजेशन और एसिमिलेशन अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि सभी बीमारियों की शुरुआत हम जानते हैं कि पेट से ही होती है। इसलिए यदि पाचन से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो हमें जरूर उस तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर अरुणा जी, मिलेट्स ला हमन हा कैसे उपयोग करन कि एकर पूरा फायदा हमार शरीर ला मिले? बहुत अच्छी बात है। अभी हम कई जगह पढ़ते हैं कि मिलेट्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स वो तत्व हैं जो पोषक तत्वों को शरीर में उनके अवशोषण को रोकते हैं। जैसे फाइटिक एसिड है, टैनिन होता है, ऑक्सलेट्स है, ऐसे कई एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इसी तरीके से कुछ गाइट्रोजेंस होते हैं जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे ऑक्सलेट है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और पथरी बनाता है। तो आयुर्वेद में एंटी न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कही गई है, लेकिन आयुर्वेद में खाना
खाने के पहले और खाने को पकाने का तरीका जो बताया गया है उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो इसके प्रभाव को कम करती हैं। जैसे यदि हम मिलेट्स को पकाने के पहले यदि हमारे पास जितना समय है 5 से 10 घंटे या 12 घंटे अगर हम पानी में भिगा देते हैं तो इसमें मौजूद फाइटेट का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व हमारे शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो गाइट्रोजेंस होते हैं, टैनिन है, ऑक्सलेट है, इसके प्रभाव को भी हम पानी में भिगाकर या इसमें हम जो दूसरे कुछ आहार द्रव्य हैं जैसे हम मूंग की दाल के साथ उसको बनाएं या उसमें हरी सब्जियां डालकर बनाएं या हरी सब्जियों के साथ खाएं तो इनसे भी उसका पोषक तत्व हमारे शरीर को बहुत अच्छे से मिल जाता है। हमारे ट्रेडिशन में है कि खाने के बाद हम छाछ का प्रयोग करते हैं, खाने के साथ छाछ का प्रयोग करते हैं। छाछ भी इसके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। ऐसे ही कहा गया है कि विटामिन सी इसके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी के लिए यदि हम नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं और आयुर्वेद में आंवले का प्रयोग बताया गया है कि खाना खाने के बाद आंवले का प्रयोग यदि हम करते हैं तो वो रसायन होने के साथ साथ इसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट होता है उसको भी कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मिलेट्स हैं उनको पानी में भिगाकर, उनको रोस्ट करके, उनको धीमी आंच में पकाकर, उनको दूसरे पोषक तत्वों के साथ मिलाकर पकाने से वहां पर उसकी उपलब्धता बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर अरुणा जी, अभी आप बताते रहे हो कि खाने के सही समय भी होना चाहिए, तो मोटा अनाज मिलेट्स ला खाए के सही समय का होते? मिलेट्स को जैसा हम मोटा अनाज बोलते हैं, इसमें क्योंकि फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जिसका पाचन धीमी गति से होता है और वो पचने में थोड़ा अधिक समय लेता है। तो यदि हम रात का खाना खाते हैं और देर से खा रहे हैं और वहां पर यदि हम मिलेट्स का उपयोग करते हैं तो उसको पचने में भी अधिक समय लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रात का खाना हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। हमारी जो मात्रा होती है आहार की उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो ज्यादा अच्छा होगा कि यदि हम मिलेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो इसको हम सुबह के समय जो हमारा पहला आहार होता है नाश्ते के समय लें, या हम दोपहर के समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और रात के समय हम कोशिश करें कि इसका सेवन ना करें, और यदि करते भी हैं तो हम थोड़ा कम मात्रा में करें और खाना शाम को 7 बजे तक खा लें। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति एक ही मिलेट्स को अधिक मात्रा में और लंबे समय तक नियमित सेवन करता है तो हो सकता है कि वहां पर उसको किसी तरह की परेशानी हो, क्योंकि जितने भी मिलेट्स होते हैं ये रूक्ष होते हैं और वात दोष को बढ़ाता है। इसलिए मिलेट की रोटी या चावल के साथ हमको हमेशा घी का प्रयोग भी करना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि एक ही मिलेट का नियमित रूप से सेवन ना करके हम बदल बदल कर प्रयोग करें, या मल्टीग्रेन रोटी या हम खिचड़ी बना रहे हैं तो मल्टीग्रेन खिचड़ी खाएं और उस मिलेट का उपयोग करें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करे। डॉक्टर अरुणा जी, कई जन हमन बोलते कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ तब होले मोर शरीर ला नहीं लगे ऐसे करके, तो एकर पीछे का कारण होते? पूरा पोषण किसी भी पोषक तत्व से हमें मिले उसके लिए हमारे मेटाबॉलिज्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और आयुर्वेद में उसको जठराग्नि बोला गया है। और आयुर्वेद में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उन सब का कारण जठराग्नि की विकृति होती है। तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम किसी चाहे मिलेट्स हो या कोई दूसरा खाना हो अगर हम खाते हैं और एक निश्चित समय में 5 या 6 घंटे के बाद हमको फिर से भूख लग जाती है और शरीर में हल्कापन प्रतीत होता है, तो इसका मतलब हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरा डाइजेस्ट हो रहा है और शरीर में उसका एसिमिलेशन भी हो रहा है। लेकिन यदि खाने के बाद किसी तरीके की पेट की समस्या, पेट में भारीपन का होना, खट्टी या कड़वी डकार का आना, लूज मोशन होना या एसिडिटी होना, इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं, इसका मतलब हमारा शरीर हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका पाचन उचित तरीके से नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में हमको चिकित्सक से मिलकर सबसे पहले अपने डाइजेशन को ठीक करना चाहिए, तभी हम जितना भी पोषक आहार लेंगे उसका पोषक तत्व हमारे शरीर को लगेगा और उससे हमको पूरा पोषण मिल पाएगा। डॉक्टर अरुणा जी, वैसे प्रमुख मोटा अनाज कौन कौन से होते जो हमन उपयोग कर सकथन? मोटे अनाज की श्रेणी में बहुत सारे अन्न आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इनका उपयोग हम प्रमुख रूप से करते हैं। सांवा भी कई राज्य हैं जहाँ पर इनका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। कहे जाथे अव्यवस्थित दिनचर्या और मोटा अनाज ला हमार भोजन के थाली ले बाहर करे हन
तेकरे कारण बहुत अकन बीमारी हमन ला घेरा थे। जी का यह सही हरे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा भोजन हमारी जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए। एक मजदूर जो दिन भर धूप में परिश्रम करता है उसका भोजन, और एक व्यक्ति जो एसी में दिन भर बैठकर काम करता है उसका भोजन अलग अलग होना चाहिए। अभी हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि प्रकृति के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते। हर मौसम में एसी के सहारे होते हैं। ऋतुओं या मौसम के अनुसार ना तो हमारी दिनचर्या बदलती है और ना ही हमारा खान पान। खाने की थाली में भी ओरिजिनल चीजों और मौसमी चीजों की जगह अनहेल्दी फूड जिसमें बेमौसम की सब्जियां, फल, कई तरह के आहार द्रव्य जिसमें बहुत ज्यादा कलरिंग एजेंट का, प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है, उनका सेवन करना, फास्ट फूड, रेडी टू ईट फूड, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें, मतलब शारीरिक व्यायाम का ना करना, प्रकृति से थोड़ा दूर रहना और जिन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए उनका उपयोग ज्यादा करना हमारे समाज को बीमार बना रहा है। डॉक्टर अरुणा जी, मोटा अनाज ले आखिर लोगन मन ह दूर कैसे होगे? आउ अब एक लंबा अंतराल के बाद पुनः लोगन मन ये मोटा अनाज की ओर आकृष्ट हुआ थे और अपन भोजन में ये मोटा अनाज ला उपयोग करत थे। का कारण है आखिर? मोटा अनाज हजारों वर्षों से न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व में भोजन के रूप में खाया जाता था। हम अपने आप को गलत तरीके से मॉडर्न या सिविलाइज्ड बना लिए हैं। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आया और सुविधाएं बढ़ने लगी, लोगों ने अपना खान पान और अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लिया और कहीं ना कहीं हम थोड़े आलसी भी हो गए, जो कई तरह की बीमारियों का कारण बन गया। अभी हम खाने की जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रोसेस्ड और पॉलिश्ड ग्रेन, रिफाइंड ऑयल, फास्ट फूड और जो तैयार खाना बाजार में मिलता है, ये सब हमारे खाने का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इसके साथ साथ हमारी जीवन शैली में देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, फिजिकल वर्क नहीं करना, ये भी हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गया है। अब हमारा समाज जीवन शैली जन्य ऐसी कई बीमारियों की गिरफ्त में आ गया। यहाँ तक कि जो यंग बच्चे हैं वो इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज में मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर और कई तरह की बीमारियां जिनको ऑटो इम्यून बीमारियां और जीवन शैली जन्य रोग कहते हैं, वो आ गई हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। खान पान में बदलाव और जीवन शैली में बदलाव आना अब हमारी जरूरत बन चुका है। अब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। ऐसे में फिर से मोटे अनाज की तरफ लौटना स्वस्थ जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसीलिए हमारी सरकार न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रही है बल्कि इसके प्रयोग के लिए इसके उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर अरुणा जी, मोटा अनाज ला श्री अन्न कहे जाथे। आखिर श्री अन्न काबर कहे जाथे ला, और कौन कौन रूप में हमन मोटा अनाज के उपयोग कर सकत हन? जो चीज हमारे वैभव को बढ़ाए उसको हम श्री बोलते हैं। शरीर और मन दोनों को जो स्वस्थ रखे, जो शरीर के वैभव को बढ़ाए, शरीर की बल, वर्ण, कांति और ओज का वर्धन करे, अगर इसका हम समुचित रूप से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मिलेट्स में ये सारे गुण होते हैं। इसलिए इसको श्री अन्न बोला जाता है। और कई तरह की बीमारियां होती हैं जिससे हमारे शरीर में पोषण में अवरोध पैदा होता है या कई तरह का ब्लॉकेज होता है। तो मिलेट्स जो है शरीर में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करता है, इसलिए भी इसे श्री अन्न कहा जाता है। और इसके प्रयोग का आपने पूछा तो चावल और रोटी से हम जो जो व्यंजन बनाते हैं वो सारे, क्योंकि ये भी एक अन्न है तो इससे भी वो सभी तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे कोदो कुटकी है, इसका प्रयोग चावल के रूप में, इसकी रोटी बनाई जा सकती है, पराठा और पूड़ी बनाई जा सकती है। और अभी हम देख रहे हैं कि कई तरह के व्यंजन बन रहे हैं, जैसे डोसा, इडली, लड्डू बनाया जा सकता है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन है खुरमी, हलवा, ये भी हम बना सकते हैं। डॉक्टर अरुणा जी, और कोनो संदेश हमार श्रोता मन ला आप देना चाहूँ? मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मिलेट्स का उपयोग करें तो पकाने के पहले पानी में कुछ घंटे भिगोएं और फिर उसे पकाएं। अच्छा होगा कि आप मूंग की दाल और हरी सब्जियों के साथ इसका सेवन करें। यदि आप पहली बार अभी खाना शुरू कर रहे हैं तो हमेशा एक मिलेट का उपयोग करें और कम मात्रा से प्रारंभ करें। और जब आपको ऐसा लगे कि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है और आपके शरीर को सूट कर रहा है, तब आप उसकी मात्रा बढ़ाएं। क्योंकि मिलेट थोड़ा रूक्ष होता है, इसलिए हमेशा मिलेट्स का चावल बनाएं, रोटी बनाएं तो उसके साथ गाय के घी का प्रयोग जरूर करें। यदि डाइजेशन प्रॉपर ना हो तो आप खाने के साथ या खाने के बाद मसाला छाछ का उपयोग करें और पानी भी अच्छी मात्रा में लें। और बेहतर होगा यदि आप गर्म पानी का सेवन करेंगे।
डॉक्टर अरुणा ओझा जी आप हा मिलेट और ओकर उपयोग कैसे करन ये संबंध में सुघ्घर जानकारी देहव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।